अरबों की जिंदगी हमारी जिंदगियों से बहुत मुख्तलिफ होती है। इस बात का एहसास एक पाकिस्तानी लड़की को अरबों के दरमियान रहकर हुआ। वहाँ पर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को किस निगाह से देखा जाता है, ये बातें बहुत कड़वी हैं। एक बात अरबों में बहुत ही यकसा थी, वो थी आजिज़ी की कमी। उस पाकिस्तानी लड़की को 15 घंटे गुजारने के बाद ये मालूम हुआ कि खालिक कायनात ने ज्यादातर नबी अरबों में ही क्यों भेजे। वो लड़की कौन है और अरबों ने उस पाकिस्तानी लड़की के साथ क्या हशर किया, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी न्यूज एंकर परवा वहीद की एक ऐसी तहरीर सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो इंतहाई हैरानकुन इंकशाफात करती हैं। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तानी एंकर परवा वहीद कहती हैं कि अगर सऊदी अरब जाएं तो पता चलता है कि उनका कौमी लिबास सोब है, पर उन्होंने इस लिबास को भी किसी हद तक फैशन की नजर कर दिया है। ये उनके सोब की बनावट से ही जाहिर हो जाता है। अरबी एक हद तक ब्रांड कोशियस होते हैं, इनके परफ्यूम से लेकर हाथ में घड़ी तक आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जितना वक्त वहाँ मौजूद रही अपनी और उनकी कौम में फर्क देखा। इसके अलावा हम में बस इस्लाम ही सांझी चीज है। मैंने वहाँ पर एक लंबा वक्त गुजारा, इसलिए मैंने लाउंज की सारी जगह देख ली थी। बोरियत की वजह से कभी लैपटॉप खोलती, कभी किताबें पढ़ती। इसी दौरान रिजवान मेरे पास आया और मुस्कुरा के कहने लगा, आप ठीक है ना? मैंने हाँ में जवाब दिया और कहा, मैं घर वालों से किस तरह राब्ता कर सकती हूँ? उसने मुझे अपना फोन दिया और कहा कि आप अपने घर वालों को बता दें, मगर लेट फ्लाइट का बताएंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। बात तो उसने ठीक की कि अगर घर वालों को बताऊंगी तो परेशान तो होंगे। मैंने फोन थामा और शुक्रिया अदा किया, लेकिन जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था, क्योंकि उस वक्त उसने फरिश्ते जैसा किरदार अदा किया था। मैंने अपने वालिद का नंबर मिलाया और तीसरी घंटी पर ही उन्होंने फोन उठा लिया, जैसे वो मेरे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। मैंने उनके हेलो बोलने के बाद एक ही सांस में बोला, हेलो पापा, मैं फरवा बात कर रही हूँ। फरवा कैसी हो बेटा, कहाँ हो, पहुंच गई तुर्की? एक साथ इतने सारे सवाल। यकीनन इस बात का सबूत थे कि उनको मेरी कितनी फिक्र थी। दिल तो कह रहा था कि सब बोल दूं कि कैसे मैंने फ्लाइट मिस कर दी और घर को मैं किस कदर याद कर रही हूँ, पर अपने बहते खामोश आंसुओं और जज्बात पर काबू पाया और मुस्कुरा के कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं, मेरी फ्लाइट लेट हो गई है, पर अब थोड़ा ही वक्त बाकी है, मैं अभी भी जद्दा में ही हूँ, मगर जल्द ही तुर्की के लिए निकल जाऊंगी। उन्होंने कई सवालात करना चाहे, मगर उनके कुछ कहने से पहले ही मैंने कहा, मुझे जाना है। उन्होंने पूछा कि अब तुम कब फोन करोगी? मैंने कहा, जल्द ही, आप बेफिक्र रहें, मैं तुर्की पहुंचकर आपको इत्तला कर दूंगी। उसके बाद मैंने अल्लाह हाफिज कहा और फोन बंद हो गया। फोन तो बंद हो गया, मगर यूं लगा कि दिल भी हरकत भूल गया हो। माँ बाप इतनी बड़ी रहमत होते हैं, ये एहसास मुझे उस वक्त हुआ। घर में जरा सा कुछ हो जाए और माँ बाप घर न हो तो मैं पूरा घर सर पर उठा लेती थी। बार बार फोन करती थी, मगर यहाँ तो किसी को कुछ बता ही नहीं सकती। इसी सोच में खोई हुई थी कि रिजवान आया और सामने खड़ा हो गया। मैंने निगाह उठा के देखा तो एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने स्याह बुर्का पहने खड़ी थी। उसका कद दरमियाना था, लेकिन मुस्कुराहट दिलकश थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सलाम किया। उसने भी पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। रेम एक अरबी लड़की थी और अब तक मिलने वाली तमाम लड़कियों से वो मुख्तलिफ थी। वो इंतहाई खुश इखलाक थी। उसके बाद मैं जाने तक तकरीबन सारा वक्त उसके साथ ही रही। उसके अच्छे इखलाक ने मेरे दिल में घर कर लिया, मगर बाकी तमाम वक्त मैं जिस तकलीफ में रही और जिस तरह अरबों ने ट्रीट किया, मैं वो नहीं भूली, ना ही शायद भूल पाऊंगी। शाम के 7:30 हो रहे थे और बोर्डिंग हो चुकी थी। मैंने उन 15 घंटों में जहां अरबों का दोगलापन और तकब्बुराना रवैया देखा, वहीं रेम जैसी लड़की भी देखी। रिजवान और रेम से अलविदा किया और जहाज की तरफ चल दी। अपना बैग पैक कैबिन में रखा, सीट नंबर देखा और बैठ गई। कुछ देर बाद जहाज ने उड़ान भरी। इस सफर ने मुझे शुरुआत में ही बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर अभी तो और सीखना है। अभी तो मैंने अरबों के रवैये को देखा है और समझा है, अभी तो तुर्क बाकी है। इस ख्याल में मैंने सारा सफर काट लिया कि तुर्की कैसा मुल्क होगा। क्या वहाँ के लोग भी पाकिस्तानी लोगों से वही सलूक रखते हैं जो मैंने जद्दा में देखा, या फिर मुख्तलिफ होगा? जहाज में अब आखिरी ऐलान हो रहा था, हम तुर्की पहुंच गए थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो नजारा इंतहाई खूबसूरत रात का था। मैं जैसे जमीन पर हजारों जुगनू मौजूद हों। देखते ही देखते जमीन और हमारी दूरी कम होती गई।
जहाज लैंड हो गया। मैंने भी तमाम मुसाफिरों की तरह अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। बाहर एक बड़ी बस पहले से ही मौजूद थी और शायद इसी बस से हमने अतातुर्क एयरपोर्ट के अंदर जाना था। मैं भी सबके साथ इस बस में चढ़ गई। बस ने हमें एयरपोर्ट के एक दरवाजे के सामने उतारा। उसके बाहर एक शख्स मौजूद था जिसने हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने चेकिंग पॉइंट था, वहां पर चेकिंग हुई और फिर मैं लाउंज में आ गई। जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुई तो यूं लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। मेरे चारों जानिब के लोगों का रंग इंतहाई साफ और आंखें बेहद खूबसूरत थी। यूं लग रहा था कि जैसे ये ज़मीं के हैं ही नहीं। किसी की आंखों का रंग नीला, किसी की सब्ज तो किसी का ग्रे था। मैंने आज तक जो कुछ तुर्किश ड्रामों से अखज़ किया था, ये सब उससे भी कई गुना हंसी था। तुर्की के लोग ऐसे हैं जैसे किताबों के किस्से। मैं लाइन में थी और नंबर आने पर मैंने अपना पासपोर्ट आगे किया। काउंटर पर बैठी उस लड़की ने तुर्किश जुबान में कुछ कहा और पासपोर्ट पर ठप्पा लगा दिया। उसके बाद मैं साथ वाली लाइन से होती हुई लाउंज के अंदर दाखिल हुई तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अतातुर्क एयरपोर्ट इंतहा का खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से 10 गुना वसी था। मैं यादगार के तौर पर वहाँ की कुछ तस्वीर ली और फिर बेल्ट की तरफ चल पड़ी। वहाँ पर पहले से काफी लोग मौजूद थे। मैं भी सभी की तरह वहाँ मौजूद रही, मगर वक्त जैसे जैसे गुजरता गया सब जाते रहे क्योंकि उनको उनका सामान मिल गया था। मगर मैं वहाँ पौने 2 घंटे खड़ी रही, यहाँ तक कि अब तो बुलेट भी बंद हो गई थी और वहाँ रात का 1 बज रहा था। मेरा सामान बुलेट पर था ही नहीं। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर यहाँ तो सऊदी अरब से भी ज्यादा बुरा हाल था। हाय, मैं कहाँ फंस गई। यहाँ मैं किससे पूछूं कि मेरा सामान कहाँ है। मैं सामान की अदम मौजूदगी की वजह से परेशान हो गई और यहाँ वहाँ फिरने लगी। इतनी देर में वहाँ पर एयरपोर्ट अफसर मौजूद था जो मेरी सिमत की जानिब ही आ रहा था। मैंने उसको रोका। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, आई कैन नॉट फाइंड माई लगेज। उसने मेरी जानिब देखा और कहा कम विद मी। मैं उसके पीछे पीछे चलती गई और फिर हम एक कमरे के आगे रुक गए। उस कमरे के बाहर वाज़े लिखा था कि लगेज मिसिंग कंप्लेंट ऑफिस। हम अंदर गए और उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा गो। मैं सामने बैठे ऑफिसर के पास गई जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। मैंने इसे वही बात कही जो पिछले अफसर से कही थी। उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट और टिकट मांगा। फिर उसने फोन उठाया और कहीं तुर्किश जुबान में बात करने लगा। फिर फोन बंद किया और बोला यू मिस्ड योर फ्लाइट। मैंने यस कहते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर उसने कहा सॉरी योर लगेज इज इन जद्दा, दे ऑफलोडेड दैट। इसका ये कहना था कि मेरे पसीने छूट गए। अब क्या होगा, क्या मुसीबत है फरवा, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। या खुदाया, मैं क्या करूंगी। दोस्तों, यहाँ पर फरवा वहीद की तहरीर खत्म हो जाती है। अरबों ने एंकर फरवा वहीद के साथ क्या सलूक किया, ये बात तो उन्होंने अपनी तहरीर में वाज़े तौर पर लिखी ही नहीं। उन्होंने लिखा कि अरबों ने उनको गलत ट्रीट किया, जबकि ये बताया ही नहीं कि क्या गलत ट्रीट किया। हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाहती थी। अगर सामान ही गुम हुआ था तो इतनी बड़ी तहरीर, इतने बड़े इंकशाफात और इल्जामात लगाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, आप एंकर फरवा वहीद के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के आने तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।